मोटा हाथी घूमने गया। कैसे गया बेटा? साइकिल से गया। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दी एक्साइटेड स्टेट में। तो कल हमने सॉल्यूशन चैप्टर का कुछ पोर्शन किया था और अब बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट, उससे आगे जहां तक हम कल तक पढ़ चुके हैं, जहां तक उससे आगे का पार्ट आज स्टार्ट करेंगे। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का होने वाला है बेटा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सारी टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और कहाँ से, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपको खूब सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक बार फिर से थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार देने के लिए। तो आई होप आज की वीडियो में भी आप लोग पूरा शेयर करेंगे इसको भी और यहाँ से बहुत अच्छा पढ़ेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके आएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट डे जो हम पढ़ रहे थे, तो राउट लॉ को लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। राउट लॉ आपसे क्या बोलता था कि जो आपका कोई, अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी एक कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और साथ साथ उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ तक की बात हमने कल कंप्लीट कर चुके थे। तो अब आज स्टार्ट करेंगे इससे आगे। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास इसके बाद है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपने पढ़ना है भैया यहाँ पर आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन को आप डिस्कस करेंगे। तो अब आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। तो आइडल सॉल्यूशन का बेटा सिंपल मीनिंग है कि अगर कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है जो क्या करता है, राउल्ट लॉ को फॉलो करता है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हम पढ़े थे राउल्ट लॉ। राउल्ट्स लॉ को कल हमने पढ़ा था। तो अगर कोई आपके पास ऐसा सॉल्यूशन है जो टेम्परेचर और प्रेशर की सारी कंडीशंस पे राउल्ट लॉ को अगर फॉलो करता है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को आपने क्या नाम दे देना है? आइडल सॉल्यूशन बोल देना है। यानी कि जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे उनको आपने आइडल सॉल्यूशन बोलना है। ठीक। दूसरी बात, कोई ऐसा अगर आपके पास सॉल्यूशन है जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी कि राउल्ट लॉ को जो नहीं कर रहा है सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशंस को आपने नाम दे देना है नॉन आइडल सॉल्यूशन। ठीक है। तो राउल्ट लॉ के बेसिस पे, यानी कि राउल्ट लॉ को जानने के बाद अब हम बता सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन आइडल है या नॉन आइडल है ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट लॉ। ठीक। तो अब राउल्ट लॉ फॉलो करने वाले सॉल्यूशंस को आइडल बोलना है आपने, जो फॉलो नहीं करेगा उसको आपने नॉन आइडल बोल देना है। ठीक। तो जितने भी आपके पास आइडल सॉल्यूशन होंगे उनके लिए डेल्टा वी मिक्सचर इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा एच मिक्सचर इक्वल्स टू 0, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? तो डेल्टा वी मीन्स है चेंज इन द वॉल्यूम, यानी कि अगर आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें वॉल्यूम में कोई भी चेंज सॉल्यूशन के अंदर नहीं आने वाला है। मीन्स क्या? कल आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बेटा बात पढ़ी थी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके किसी सॉल्यूशन को बनाते हैं, ये दोनों मिलके माना इन्होंने कोई सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक। तो सॉल्यूशन फॉर्मेशन कर दिया, माना आपने ए का अमाउंट लिया 10 ml, बी का अमाउंट लिया ये भी 10 ml। तो आपका जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा, अगर आइडल सॉल्यूशन है तो इस कंडीशन में जो आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम आपको 20 ml मिलने वाला है। ठीक। और दूसरी बात, अगर बात करें नॉन आइडल सॉल्यूशंस के लिए, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है? डेल्टा बी मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू 0 हम इसको लिख रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आपके पास कोई नॉन आइडल सॉल्यूशन है तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद जब आप इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वॉल्यूम जो होगा वो या तो 20 ml से ज्यादा होगा, यानी कि वॉल्यूम ग्रेटर देन 20 ml होगा, या फिर कोई कंडीशन में वॉल्यूम लेस देन 20 ml आपको मिलने वाला है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को आप क्या बोलेंगे? नॉन आइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरी बात, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर इज 0 फॉर द आइडल सॉल्यूशन, यानी कि जो एंथैल्पी में चेंज आएगा। एच मींस, एच का मतलब क्या है बेटा? एच मतलब एंथैल्पी। तो एंथैल्पी में जो चेंज आएगा वो भी 0 रहेगा फॉर आइडल सॉल्यूशंस, यानी कि वहां पर उनकी एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन इन केस ऑफ नॉन आइडल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको एंथैल्पी में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा कि जब ये आपके पार्टिकल एक दूसरे के साथ अगर सॉल्यूशन बना रहे मिक्स होके, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके पास क्या रहेगा? ए और ए, इस तरीके से ए आपको मिलेगा और बी और बी, इनके बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन काम कर रहा होगा। अगर इन दोनों के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन बराबर है तो इस कंडीशन में ये आइडल सॉल्यूशन होगा। और अगर इन दोनों के बीच लगने वाला इंटरेक्शन बराबर नहीं है, ये एक का इंटरेक्शन ज्यादा और एक का इंटरेक्शन अगर कम है, तो इस ऐसे सॉल्यूशंस को आपने क्या नाम दे देना है बेटा? नॉन आइडल सॉल्यूशन बोल देना है। तो इधर से आपको याद रखना है, ये बात इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, तो इसको बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। देन आफ्टर, इसके बाद जो हम अगली बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। अब इसका क्या मतलब है? तो आपने दो टाइप के अभी सॉल्यूशन पढ़े, एक को आप क्या बोल रहे थे? आइडल सॉल्यूशन बोल रहे थे, दूसरे टाइप ऑफ सॉल्यूशन को आपने बोला नॉन आइडल सॉल्यूशन। जो राउल्ट लॉ को फॉलो किया वो आइडल सॉल्यूशन है, जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं किया वो नॉन आइडल सॉल्यूशन है।
तो अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वहां पर जो अभी हमने एक बात क्या लिखी हुई थी बेटा, डेल्टा बी मिक्सचर के लिए हम लिख रहे थे, डेल्टा वी के लिए लिख रहे थे, डेल्टा एच के लिए लिख रहे थे। दूसरी बात, राउट लॉ के अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बता पाते हैं। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे ना बेटा, तो वहां पर क्या होने वाला है, या तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो स्टार्टिंग वाली कंडीशन से, स्टार्टिंग कंडीशन मतलब जब वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के केस में जब थे, तो या तो उससे कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा। तो अगर किसी कंडीशन में जो प्रेशर की वैल्यू है, यानी कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, वो अगर इनिशियल स्टेट से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे डेविएशन को आप क्या बोलेंगे बेटा, पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर पा रहे हैं। कौन कौन सा, पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन और दूसरा नेगेटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन। यानी कि इधर पे कहीं ये राउट लॉ का आपको ये ग्राफ बना हुआ दिख रहा है, अगर इससे ज्यादा वेपर प्रेशर आपको मिलता है तो ऐसे सॉल्यूशंस को आपने पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन बोलना है। दूसरी बात, अगर इस ग्राफ से आपको ये नीचे वैल्यू, आपको इधर वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो डेल्टा एच मिक्सचर और डेल्टा बी मिक्सचर की अभी हम बात कर रहे थे, अगर ये दोनों वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव है कहने का मतलब क्या है बेटा, कि वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ रहा है और जो एंथैल्पी है वो भी बढ़ रही है, तो ऐसे सॉल्यूशन होंगे पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी बात, नेगेटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन का क्या मीनिंग हो जाएगा, फिर तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जहां पर आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा, या और दूसरी बात जो आपका एंथैल्पी चेंज होगा वो भी माइनस में, अगर निगेटिव में आपको मिल रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को आपने क्या बोल देना है बेटा, नेगेटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन बोल देना है। ठीक है, अब दूसरी बात, जो पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन है बेटा, ये हमेशा आपके पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन करेंगे। अभी हम एजियोट्रॉप्स को आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो आपने याद क्या रखना है कि पॉजिटिव डेविएशन मींस कौन सा एजियोट्रॉप बनाएगा बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा, और अगर आपके पास नेगेटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन कहीं पर है तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आपको देने वाला है। ठीक है, अब जो बात आती है यहाँ से कि क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा, तो क्वेश्चन आपको क्या मिलने वाला है बेटा, इधर से एग्जाम्पल से इनके बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास मिलते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है यहाँ पर, तो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है CH2 और CH3CO CH3, CH3CO CH3 मींस एसीटोन, और कार्बन डाइसल्फाइड को अगर आप दोनों को मिला देते हैं तो इस कंडीशन में ये क्या बनाएगा बेटा, एक पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन बनाएगा। और दूसरी बात, अगर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म अगर आपने मिला दिया है तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म बनाने वाले एक नेगेटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ये एग्जांपल्स को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एग्जांपल्स को याद रखने के लिए बेटा आपने क्या करना है, एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बहुत ध्यान से याद रखना। अब ट्रिक क्या है बेटा, बहुत अच्छे से देखो। एक हाथी है, हाथी, एक मोटा हाथी घूमने गया, कैसे गया बेटा, साइकिल से गया। ठीक है, तो आपने याद क्या रखना है कि एक मोटा हाथी घूमने गया, कैसे गया, साइकिल से गया, और साइकिल से जब वो घूम के वापस आया तो उसने क्या किया, एसी में बैठ के पानी पिया। क्या बोला, एक मोटा हाथी घूमने गया और वापस आया जब, तो एसी में बैठ के इसने क्या किया बेटा, पानी पिया। तो अब इससे क्या ट्रिक बनेगी, ध्यान से देखना। तो एक मोटा हाथी घूमने गया, कहां से घूमने गया, किससे घूमने गया, साइकिल से। तो ई फॉर बेटा आपने याद रखना है इथेनॉल, ई फॉर इथेनॉल, एम से मोटा और एम से मीथेनॉल, मीथेनॉल। अगला क्या, साइकिल, साइकिल से ये घूमने जा रहा है, तो यहां पर आप लिख लेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, तो एक मोटा हाथी घूमने गया, किससे घूमने गया बेटा, साइकिल से घूमने गया, और साथ साथ अब आपने इसने वापस आके क्या किया, एसी में बैठ के क्या किया बेटा, पानी पिया। तो एसी मींस एसीटोन, ACETON, एसीटोन, और क्या पिया इसने, पानी पिया, पानी पिया मतलब वाटर, और साइक्लोहेक्सेनॉल के साथ आप ले लेंगे साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये तीन आपके पास एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करेगा आपको भैया, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशंस के लिए एग्जांपल आपके पास क्या क्या है, इथेनॉल, एसीटोन, मिथेनॉल और वाटर, और साथ में साइक्लोहेक्सेनॉल और साइक्लोहेक्सेन। ठीक, तो ये तो बात हो गई किसकी, आपके पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन की। अब आपको मैं याद करवाऊंगा क्या, नेगेटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशंस के एग्जांपल। तो अब आपको एबीसीडी तो आती है बेटा, है ना, अल्फाबेट आते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ देखेंगे ध्यान से, CCC। ठीक है, पहले सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि 3 बार आप क्या कर लेंगे, CCC लिख दिया आपने। ठीक, अब इसके बाद आप मेरे को बताओ, A फॉर एप्पल, तो A फॉर एप्पल लिख दिया। दूसरा B फॉर बॉल, B फॉर बॉल भी लिख दिया बेटा, लेकिन C तो इधर पे है तो C को स्किप करो और यहाँ पर क्या ले लो, D फॉर डॉग ले लो।
ठीक है। अब ये सी का मतलब क्या है, ये तीनों के तीनों जो एक आपको सी लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब है ये सारे के सारे हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। और यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे बेटा आप, क्लोरोफॉर्म। इधर पे भी क्या लिखेंगे बेटा, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब ए फॉर एप्पल, अब लेकिन अब इस ए फॉर एप्पल को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे ए फॉर एसीटोन से, बी फॉर बेंजीन से, और डी फॉर डाई इथाइल ईथर से, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल हो जाएंगे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन के, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या क्या बेटा, इथेनॉल एसीटोन, मीथेनॉल वाटर, साइक्लोहेक्सेनॉल और साइक्लोहेक्सेन। और नेगेटिव डेविएशन के लिए क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म बेंजीन और क्लोरोफॉर्म एंड डाई इथाइल ईथर। तो आई होप ये एग्जाम्पल अब आपको याद रहने वाले हैं, और एग्जाम में जब आपके पास ये क्वेश्चन मिलेगा तो उसके बाद वापस आके दोबारा से एक बार वीडियो को लाइक कर देना बेटा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वो क्या है, एजियोट्रॉप्स। अब एजियोट्रॉप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा, इसको बहुत जरूरी आपके लिए है, इंपोर्टेंट टॉपिक। आज सारे के सारे जो भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं सारे बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक। अब एजियोट्रॉप्स का क्या मतलब है कि अगर आपने कोई दो कंपोनेंट को मिला दिया, ए प्लस बी दोनों को मिलाया और एक सॉल्यूशन बना दिया, भैया आपने क्या, ए बी एक सॉल्यूशन अगर आपने बना दिया, ठीक है। तो अब ये लिक्विड फेज में जो इनका कंपोजिशन है, अगर आप इसको क्या करो, इसको हीट दे दो, और हीट देके अगर मैं इस ए बी को गैसियस फेज में कन्वर्ट कर दूं और तब भी इसका कंपोजिशन क्या है, सेम है। यानी कि कहने का मतलब क्या, ए और बी के पार्टिकल अब एक दूसरे से अलग सेपरेट अगर नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे जो आपके पास मिक्सचर बनेंगे उनको आप क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स बोल देते हैं, ठीक है। अब एजियोट्रॉप बनेंगे मतलब इनको इसीलिए क्या भी बोला जाता है बेटा, इनको बोलेंगे आप कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या बोलना है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर आपको बोल देना है, ठीक है। तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को आप एजियोट्रॉप बोलेंगे, जिनका लिक्विड और वेपर और गैसियस फेज में जो क्या रहेगा, जो कंपोजिशन होगा वो आपको क्या मिलेगा बेटा, सेम टाइप का मिलेगा, ठीक। तो एजियोट्रॉप्स को अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को आपने बोला मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरे को आपने क्या बोला बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो कंपोनेंट है और दो कंपोनेंट मान लो ये ए है और ये बी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं कि आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस था, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं कि आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अब जो रिजल्टिंग आपके पास सॉल्यूशन है, जो आपके पास ए बी सॉल्यूशन बन रहा है, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा, याद रखेंगे कि दोनों से ज्यादा 40 और 50 यानी कि 50 से ज्यादा, मान लेते हैं कि कितना 52, तो अगर 52 डिग्री सेल्सियस अगर आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, ठीक। और दूसरी बात, मिनिमम बॉइलिंग का क्या मतलब है, अगर मैं इसी सॉल्यूशन को अगर मैं क्या कर दूं बेटा, मिनिमम बॉइलिंग में कन्वर्ट करूं, तो दोनों से बॉइलिंग पॉइंट क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, यानी कि 40 से कम कुछ भी वैल्यू, तो 39 डिग्री सेल्सियस। अब ये इस टेम्परेचर पे बॉइल होने वाले हैं, ठीक। दूसरी बात बेटा, अभी हमने निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन पढ़ा, तो वहां पर मैंने आपको एक बात बताई कि निगेटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन हमेशा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाएगा फिर बेटे, जो पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन होंगे, ठीक। तो अभी निगेटिव और पॉजिटिव के एग्जांपल आपने याद किए थे। एक मोटा हाथी क्या करने गया था बेटा, घूमने गया था, इथेनॉल एंड एसीटोन। दूसरा क्या लिखा था आपने, मिथेनॉल एंड वाटर। तीसरा आपने क्या लिखा था बेटा, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। तो ये आपके पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन है, जो क्या बनाएंगे बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे। और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाएगा बेटा, फिर जो आपके क्या दिखा रहे थे, पॉजिटिव डेविएशन सॉरी निगेटिव डेविएशन दिखा रहे थे, कौन कौन से थे, क्लोरोफॉर्म, और इसके साथ ए मींस एसीटोन। दूसरा आपके पास क्या था बेटा, क्लोरोफॉर्म प्लस इसके साथ अगर आप क्या मिला देते हैं, बेंजीन मिला देते हैं बेटे। तीसरा आपके पास था क्लोरोफॉर्म और इसके साथ आप क्या मिला देते थे, डाई इथाइल ईथर मिला देते थे, ठीक। तो यहां से आपके दोनों चीजें क्लियर हो गई कि आपके पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और साथ साथ आपका जो आपका निगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन राउट लॉ से था। तो इतनी चीजें यहाँ से हमारा क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है बेटा। अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके दे दूंगा, ठीक। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक आपके पास
जैसा आपका हेनरी लॉ, सिमिलर सिमिलर आपका ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बेटे, क्योंकि यहाँ से आपको पहली बात तो न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा, आसान आसान सा, और फटाफट से आप क्वेश्चन करेंगे और आपको मार्क्स मिलेगा। इसीलिए ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है, आप इसको बोलेंगे, बहुत प्यारा प्यारा टॉपिक है ये, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है बेटा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की जो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है बेटा प्रॉपर्टी, ठीक। तो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है फिर, तो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक। इतनी कहानी समझ आएगी। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन जो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाली है, बस डिपेंड करेगी किसके ऊपर बेटा, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को आप क्या बोल देंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल देने वाले हैं, ठीक है। सिमिलर टू कोलगेट, कौन सी कंपनी का है आपको फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क पड़ता है तो दांत धोने से, यानी कि उसका अमाउंट कुछ तो होना चाहिए, जितना अमाउंट है उससे आप दांत धोगे, बस ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंपनी का आपके पास पेस्ट यानी कि कोलगेट है बेटा, तो वही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है। तो यहाँ पर आप नेचर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। तो चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास होती है, कौन कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको आपने राउट लॉ के अंदर भी डिस्कस किया था बेटा, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा जो प्रॉपर्टी आपके पास वो क्या है बच्चे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। तो अब आज स्टार्ट करेंगे पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपका, जिसको आप क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मतलब है बेटा, कि ये आपके पास एक बीकर था, इसके अंदर आपके पास कोई सॉल्वेंट है, आपने इसमें सॉल्यूट डाल दिया, ये ए था, आपने बी डाला, और दोनों को मिला के एक ए बी सॉल्यूशन आपने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन बनने के बाद बेटा, अब इसके पार्टिकल, ये जो आपने सॉल्यूट डाला हुआ है यहाँ पर, तो सॉल्यूट पार्टिकल डालने की वजह से कल हमने देखा था कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। तो वेपर प्रेशर जो क्या होगा, कम होगा, जो वेपर प्रेशर कम होगा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने पर, क्या डालने पर बेटा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने पर, उसी को आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोल देते हैं, ठीक है। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने पर जो आपका वेपर प्रेशर कम होगा किसी सॉल्यूशन का, उसको आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोल देना है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, जो आपका प्योर सॉल्वेंट था उसके कंपैरिजन में आपको कम मिलेगा, ठीक। चलिए तो अब देखते हैं फिर, अब कल हमने बनाया था फॉर्मूला क्या, जाई बी इक्वल टू क्या था, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। पी नॉट ए का क्या मतलब है बेटा, कि वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट, पीएस मींस क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और जाई बी का मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, यानी कि जो भी आपके पास सॉल्यूट है इसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब अगर मैं क्या मान लेता हूं कि जो आपने ए लिया हुआ है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया हुआ है, तो अगर आप मेरे को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं इसको सिंपली क्या लिख देता हूँ, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन भी लिखना चाहिए था मुझे, बट अभी मैं खाली सिर्फ एन ए लिखूंगा। ये मान लेते हैं, सपोज ये कर लिया हमने कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है वो बहुत ज्यादा है विद कंपैरिजन टू किसके बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के, ठीक है। इसको आप जाई बी की जगह आपने इसको पुट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैसे निकालेंगे आप बताएंगे, गिवन मास अपॉन क्या कर दोगे बेटा, मोलर मास, और आप ये कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, बताएंगे, अपॉन में ये इधर आ जाएगा आपके पास, तो इनटू इसको क्या कर दो, डब्ल्यू ए, और ऊपर लेके चले जाओ किसको, एम ए को, तो ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ से। तो ये इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, आप पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। तो ये जो आपको फॉर्मूला मिला, ये आपका एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आपको मिल गया है, ठीक। तो यहाँ से बेटा आपसे एमबी कैलकुलेशन करने को बोलेगा, आपसे पीएस कैलकुलेशन करने को बोलेगा, आपको पी नॉट ए निकालने को बोलेगा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अभी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने वाले हैं, तो आप भी इस फॉर्मूले को याद रखेंगे बेटा, और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, इसको आप क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या बेटा, कि अगर आपके पास ये कोई सॉल्यूशन आप बना रहे हैं, तो इनिशियली इसका कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसके पास जो सॉल्वेंट है इसका कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब आपने इसमें डाल दिया बेटा सॉल्यूट, तो सॉल्यूट डालने से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, और इसी को आप एलिवेशन या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। सिंपल एग्जांपल, आप पानी अगर बॉइल कर रहे हैं, पानी आप बॉइल कर रहे हैं, ठीक है, और आपने इस पानी में एक चम्मच क्या कर दिया बेटा, NaCl नमक डाल दिया,
ठीक है। तो नमक डालने से क्या होगा बताओ, अगर पानी उबल रहा होगा और आपने नमक डाल दिया तो पार्टिकल्स आने की वजह से, नमक के पार्टिकल आने की वजह से, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्ट ऐड होने की वजह से उस सॉल्वेंट में उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जो पानी अभी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा था अब वो पानी 104 डिग्री सेल्सियस पर आपका बॉईल हो रहा है, ठीक है। तो इसी को आप बोल देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अब ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब बताया बेटा मैंने आपको, कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी बी से, ठीक है, यानी कि चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, टीबी, ठीक। तो टीबी को कैसे निकालेंगे फिर, अब बताना, अब ये ग्राफ देख के आपके समझ आ रहा होगा कि आपके पास जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का कोई ना कोई क्या है आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, इसको आप टी नॉट बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपका जब सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन बनने के बाद भी इसका कोई बॉइलिंग पॉइंट है जो इनिशियल से थोड़ा ज्यादा है, इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, टीबी से। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से टीबी माइनस टी नॉट बी लिख सकते हैं, ठीक है। और टीबी का क्या मीनिंग है बेटा, यहाँ पर टीबी मतलब जो आपका सॉल्यूशन बनने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा क्या, टी नॉट बी का मतलब क्या, प्योर स्टेट में जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आप देखते हैं तो डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि जितना नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोलैलिटी जितना आपका प्रेजेंट रहेगा किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो उतना ज्यादा ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अब मैं इसको हटाता हूं, तो इसको मैं लिख दूंगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। अब ये जो के बी है, इस के बी का क्या मतलब है बेटा, तो के बी का मतलब है, इसको आप बोल देते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट आप इसको बोल देंगे, ठीक है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोल देंगे, या फिर इसका दूसरा नाम है बेटा ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट आप इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब जब आपका पानी बॉईल होता है तो बुलबुल बुल 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 बुलबुले आते हैं, बुलबुले, तो इब्यूलो लो 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 लो, तो इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट आप इसको बोलेंगे। याद रखना बेटा, इधर से एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन मिलने वाला है आपको, तो आपको ये कभी कभी ऐसा डेफिनेशन लिखने को आपको यहाँ से क्वेश्चन दे देगा, या फिर आपको मैच करने को इधर से क्वेश्चन मिल जाता है, तो इसको याद रखेंगे कि केबी को आप क्या बोल रहे हैं बेटा, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब नेक्स्ट चीज, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं बेटा, आप मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मोलैलिटी को कल हमने पढ़ा था, मोलैलिटी का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो उस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं मोलैलिटी की, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और ये किस में वैल्यू रहेगी बेटा, ग्राम में, ठीक। तो यहां से ये आपको मिल गया फॉर्मूला फॉर किसके लिए बेटे, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से बेटा आपने याद रख लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, अब इसको डिस्कस करेंगे आज, और इसका नाम क्या है आपके पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है, कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन आप बना रहे हैं, या आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसके अंदर आपने कोई सॉल्यूट डाला बेटा, तो सॉल्यूट डालने से इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, यानी कि अगर जैसे पानी है, अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर अभी तक फ्रीज अगर हो रहा था, तो अब वो टेम्परेचर और कम हो जाएगा, यानी कि अब -4 में जाके डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो रहा है आपका, फ्रीज हो रहा है। तो इस को ही आप क्या बोल देंगे बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, और इसको आप रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा टी एफ से। ग्राफ आपको गिवन है, सामने दिख रहा है आपको, तो ये सॉल्वेंट था प्योर स्टेट पे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट था। अब ये जैसे सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन बनने के बाद बेटा क्या हो गया देखना, अब इधर जाके ये क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट आपका कुछ डिफरेंस फ्रीजिंग पॉइंट में आ गया, और इसी को आप क्या बोल रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो टी डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से आपको टी नॉट एफ माइनस टी एफ अगर आप कर देते हैं, तो इधर से आपको डेल्टा टी एफ की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। और अभी आपने क्या पढ़ा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कि डेल्टा टीबी जो होगा वो टीबी माइनस टी नॉट बी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपने बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेने हैं बेटे, ठीक। तो ये आपको मिल गया डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला। तो अब इसको एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी लिख दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा टी एफ इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा के एफ इंटू एम,
ठीक है। इसको आप केएफ को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये है आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इस मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को ही आप बोलते हैं बेटा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट। ठीक हो गया, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आपने बोल देना है केएफ को। ठीक, अब सिमिलरली जैसा अभी हमने किसके साथ किया था बेटा, रिलेटिव एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किए, सेम मोलैलिटी की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दें तो क्या फॉर्मूला मिल जाएगा बेटा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन क्या कर देंगे बेटा, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये किस में लेनी वैल्यू आपने, ग्राम में, तो यहाँ से आपको डेल्टा टी एफ भी मिल जाएगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला जो आपने याद रखना है। ठीक, अच्छा, अब अगली बात, अगली कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको देखने से पहले पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए बेटा, वो क्या पता होना चाहिए, ऑस्मोसिस। अगर आप ऑस्मोसिस को समझते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि इस साइड ये देखिए बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है, एक ऐसी लेयर है जो क्या करेगी, अपने अंदर से कुछ ही पार्टिकल्स को, कुछ सर्टेन सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अपने से आर पार जाने देगी। तो इस मेम्ब्रेन को आप क्या नाम देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देते हैं नाम। ठीक, तो अगर आपने क्या किया, इसके दोनों ओर अलग अलग कंसेंट्रेशन के सॉल्यूशन रख लिए, या फिर ये बोल दें कि एक साइड आपने प्योर सॉल्वेंट रख दिया और दूसरी साइड आपने क्या रख दिया बेटा, सॉल्यूशन रख दिया। तो यहाँ पर होता क्या है, अब ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, यहाँ पर पहली बात आप याद रखेंगे, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेगा। कौन जाएगा, केवल सॉल्वेंट, केवल सॉल्वेंट का पार्टिकल आपका मूव करने वाला है। ठीक है बेटा, और कहां से कहां की तरफ जाएगा बेटा, लोअर कंसंट्रेशन टू कहां की तरफ जाएगा भैया, बोलो, हाइयर कंसंट्रेशन की ओर मूव करने वाला है। यानी कि कम कंसंट्रेशन से, जहां पर सोल्यूट का अमाउंट कम है, वहां से ज्यादा कंसंट्रेशन की ओर मूव करने वाला है। ठीक, तो इधर से देखना, ये पार्टिकल इधर को मूव किया, ये पार्टिकल इधर को मूव किया, ये पार्टिकल इधर को मूव किया, तो इसी प्रोसेस को आप क्या बोल देंगे बेटा, ऑस्मोसिस बोल देंगे। ठीक है, यानी कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल from lower concentration to higher concentration, lower to higher concentration by the help of semi permeable membrane is called as the osmosis। ये बात आपने याद रखना है बेटा। ठीक है, अच्छा, तो सॉल्वेंट पार्टिकल मूव किए कहां से, लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन की ओर। ठीक, तो अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं बेटे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब है, अब ये पार्टिकल जब मूव करेगा ना बेटा, तो इसके पास कोई ना कोई क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा, यानी कि किसी न किसी प्रेशर से ये इधर की ओर को मूव हो रहा है। ठीक, अब मैं अगर क्या करूं, अब मैं इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ठीक है, सिस्टम चेंज कर देंगे, सिस्टम को बदल के रखेंगे बेटा। तो सिस्टम चेंज करते हैं, तो ये ऐसा कुछ बना दिया मैंने इसको, और यहाँ पर बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और मैं क्या करता हूँ, इस ओर सॉल्यूशन वाली साइड को मैंने क्या कर दिया बेटा, एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, अब इस पिस्टन का काम क्या होगा, ये प्रेशर लगाने का काम होगा। ठीक, अब ये सॉल्वेंट पार्टिकल इधर को मूव कर रहा था, अब मैंने इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि सॉल्यूशन वाली साइड, मैंने क्या कर दिया, प्रेशर लगा दिया। ये इधर से प्रेशर मार रहा है, मैंने इधर से प्रेशर मारा, तो अब ये इधर को धक्का मार रहा था, ये इधर जाता गया, लेकिन अब ये मैं प्रेशर बढ़ाता गया, तो एक कंडीशन ऐसी आई कि अब ये कहीं को मूव नहीं कर रहे हैं, अब एक इधर ही भी मूव नहीं कर रहा, दोनों बराबर हो गए हैं इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या, कि यहाँ पर लगाया गया वो प्रेशर, इस वाली पोजीशन पे लगा हुआ वो प्रेशर, जिससे क्या होगा बेटा, यहाँ पर लगा हुआ वो प्रेशर, जिसके बाद ये ऑस्मोसिस होना क्या हो जाए, बंद हो जाए। यानी कि ये जो ऑस्मोसिस हो रहा था, ये पार्टिकल का जो मूवमेंट हो रहा था, ये पार्टिकल का मूवमेंट होना बंद हो जाए जिस प्रेशर पे, उसको ही आप क्या बोल देंगे बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देंगे। ठीक है, यानी कि ऑस्मोसिस की अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ वो प्रेशर, जिससे ऑस्मोसिस का प्रेशर क्या हो जाता है, रुक जाता है, उसको आपने ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देना है। और इसको आप रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा किससे, पाई से आप इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो इतनी कहानी समझ आई होगी आपको कि सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहे थे लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन की ओर, आपने सॉल्वेंट वाली साइड को प्रेशर लगाया जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए, उसको आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बोल दिया बेटा। ठीक है, अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। ठीक है, तो पाई इक्वल्स टू सी आर टी, सी मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलैरिटी आपने लेना है बेटा। ठीक है, आर आपका आइडियल गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर, ये तीन चीज आपने लेनी है। तो इधर से आप इजीली इस फॉर्मूले की हेल्प से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक,
दूसरी याद रखने वाली बात बेटा, दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है वो याद रखना है आपने आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कोई भी दो ऐसे सॉल्यूशन जिनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या रहेगा बेटा, सेम होगा। तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले दो सॉल्यूशंस को आप क्या नाम दे देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे बेटा। अभी बहुत अच्छे से इसको ना, अभी आप इसको समझ के जाएंगे तो अभी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पर बहुत आपको फायदा होगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है करके बोलेगा तो आपसे उस समय आपने याद रखना है आइसोटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। तो आपने एक बात और दिमाग में रखना अपने कि जो आपका 0.9% अगर आपने कहीं पर NaCl सॉल्यूशन लिया हुआ है तो ये क्या होता है बेटा, इसका जो ये आइसोटोनिक होगा, आइसोटोनिक होगा ये ह्यूमन ह्यूमन RCB, ओ सॉरी RCB लवर्स तो ह्यूमन RBC बेटा, ठीक है। तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स RBC, RCB फैन, लाइक करो RCB फैन भी बेटा। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि बेटा 0.9% NaCl का जो सॉल्यूशन होगा बेटा ये आइसोटोनिक होगा ह्यूमन के RBC के साथ, ठीक है। तो RBC के साथ ही आइसोटोनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है 0.9% NaCl, ये याद रखेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गए। अब अगर कहीं पर दो कंडीशन है कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन A है और एक सॉल्यूशन B है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा कम है, तो जिसका ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस सॉल्यूशन का आपको ज्यादा मिल रहा है बेटे, उस सॉल्यूशन को आपने नाम दे देना है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे, ठीक है। और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है इस सॉल्यूशन को आप नाम दोगे हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे बेटा, हाइपोटोनिक। तो दो टाइप का सॉल्यूशन है, एक हाइपरटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, हाइपोटोनिक मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ठीक। और आइसोटोनिक मतलब कोई भी दो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहता है बेटा, सेम रहता है, उनको आप क्या बोल देते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। तो इतनी बात करने के बाद बेटा आप जो ये ऑस्मोसिस से आपको एक और बात यहाँ से आपको मिलने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आपको मिलने वाला है, दैट इज उसको आप बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक। अब रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या मतलब है, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब मैं अभी बताया ना बेटा आपको कि सॉल्वेंट पार्टिकल एक प्रेशर लगा रहे थे और अपोजिट डायरेक्शन में मैंने प्रेशर लगाया, लगाने पर ये रुक गया। अब अगर किसी कंडीशन में क्या करें कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा था इससे ज्यादा प्रेशर अगर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूं तो क्या होगा, ये वाला प्रेशर ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर कम, तो क्या होगा, ये अपोजिट होने लगेगा। मतलब क्या, ये सॉल्वेंट आ रहा था, आपने प्रेशर लगाया, ज्यादा प्रेशर लगा दिया इस सॉल्वेंट के प्रेशर से, तो अब ये पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या, अभी तक आपके पास क्या हो रहा था बेटा, यहाँ पर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, ये सॉल्वेंट था बेटा आपके पास, और इस साइड क्या लिया हुआ था आपने, सॉल्यूशन लिया हुआ था, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे थे, अभी तक सॉल्वेंट के पार्टिकल को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इधर की ओर मूव करवा रहे थे। अब आपने क्या कर दिया, सॉल्यूशन वाली साइड आपने प्रेशर लगा दिया, ठीक है। प्रेशर लगाया, कितना प्रेशर लगाया, ज्यादा लगाया, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाने पर सॉल्वेंट पार्टिकल अब मूव करने लगेगा। याद रखना है कि पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही मूव करेंगे, ठीक है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की ओर मूव करने लगेंगे और इसी प्रोसेस को आप क्या बोल देते हैं बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस कह देते हैं, ठीक है। अच्छा तो अब इसको यूज कहाँ करते हैं, आप यूज करते हैं इसको डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में। काय में बेटे, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। अब डीसैलिनेशन का मतलब क्या, सेलाइन वाटर यानी कि खारा पानी जो आपके पास होगा तो वो सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा, तो प्योर वाटर के साथ रख के अगर ज्यादा प्रेशर आप लगा दें तो वहां से आप प्योर वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं। और आपके घर में लगा हुआ RO, तो भैया वीडियो बनाते बनाते अभी फोन का मेरा स्टोरेज खत्म हो चुका था, पर मैं पढ़ा चुका था आगे भी, पर मैं कोई बात नहीं फिर से दोबारा पढ़ाऊंगा। तो अभी आप पूरा वीडियो देखेंगे तो हम कहाँ थे कि रिवर्स ऑस्मोसिस मींस RO। तो आपके घर पे लगा हुआ जो RO है वो रिवर्स ऑस्मोसिस का एक एग्जांपल है, जो आपका पानी जो इम्प्योर वाटर था उसको क्या करने का काम करेगा बेटा, प्योर करने का काम करेगा, ठीक है। और लास्ट जो आपके पास टॉपिक आएगा बेटा वो आएगा, अब आपको मिलेगा एबनॉर्मल मोलर मास। अब मुझे ये दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, स्टोरेज फुल हो गया था, तो चलिए अब मैं दोबारा इसको पढ़ाऊंगा। तो अब एबनॉर्मल मोलर मास का क्या मतलब है बेटा, ठीक है, आप इसको समझेंगे। अब एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब कि अगर आपने कोई सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन बनाने के लिए
आपने क्या किया, कोई सॉल्वेंट था और इसके साथ किसी सॉल्यूट को अगर आपने ऐड कर दिया, ठीक है, तो सॉल्यूट को ऐड करने के बाद बेटा जब आपने सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूट का जो एक्सपेक्टेड मोलर मास था, एक्सपेक्टेड मतलब जो उसका नॉर्मल मोलर मास था, अगर उससे ज्यादा वैल्यू अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मिलती है या उससे कम वैल्यू आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मिलती है, तो जो वैल्यू, वो नई वैल्यू आपको जो मिल रही है उसी को आप क्या बोलेंगे बेटा, एबनॉर्मल मोलर मास बोल देंगे, ठीक है। यानी कि जो आपका यहाँ पर आप डिटरमाइन आप मास करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू, अगर वो मास आपको अलग मिल रहा है एक्सपेक्टेड मास से, तो उसी मास को आप क्या नाम दे देंगे बेटा, एबनॉर्मल मोलर मास बोल देंगे, ठीक है। तो अगर अब आप क्या करते हैं, नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास, अगर नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास में कर देता हूं तो यहां से आपको एक वैल्यू मिलती है जिसको आप क्या बोल देते हैं बेटा, वॉन हॉप फैक्टर आई बोल देते हैं, ठीक है। तो आई से आप इसको डिनोट करेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वहां पर एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए आप वॉन ऑफ फैक्टर को यूज करते हैं, ठीक है। अभी जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने वॉन ऑफ फैक्टर को क्वेश्चंस के अंदर यूज करना है। तो वॉन ऑफ फैक्टर कैसे निकालना बेटा, आपने नॉर्मल मोलर मास अपॉन क्या कर देंगे, एबनॉर्मल मोलर मास कर देंगे, ठीक है। अब ये जो मोलर मास अलग अलग मिल रहा है ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से होता है बेटा। किसकी वजह से, एसोसिएशन की वजह से, यानी कि मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ जाना। और डिसोसिएशन मतलब क्या बेटा, डिसोसिएशन मतलब मॉलिक्यूल्स का ब्रेक हो जाना। फॉर एग्जांपल NaCl को अगर आप देखेंगे तो ये क्या बना देगा, Na पॉजिटिव बनाएगा, Cl निगेटिव बनाएगा बेटा, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं तो ये अगर आपने ये बनाया और इधर मैं क्या कर देता हूँ, ये लगा दिया, तो इस पर पार्शियल निगेटिव, सॉरी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल निगेटिव, ये आपस में फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड और ये एक डाइमर का फॉर्मेशन करेगा बेटा। तो ये मोलर मास भी इनका भी आपको अलग मिलने वाला है, ठीक है। तो वो जो अलग मोलर मास मिला दैट इज कॉल्ड एज द एबनॉर्मल मोलर मास, और यहाँ से आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर यानी कि आई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने ये चैप्टर पूरा अपना कंप्लीट कर लिया है रिवीजन पर्पज से। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो अभी ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर करने के बाद अब कल हम करने वाले हैं इस चैप्टर के जो PYQs हैं, वो सारे PYQs को एक बार देखने वाले हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और फिर अभी ये जो हमने बात किया था, ये कुछ ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई थी, इन ट्रिक्स को आप भूलेंगे नहीं। आई होप कल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको ये सब याद रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे और इससे आगे अब आने वाले वीडियो में आपको इस चैप्टर के PYQs मिलने वाले हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, और आई होप आप इस वीडियो को भी पसंद करेंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।